नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत। दो राज्यों में चुनावी बयार है, चुनावी माहौल है और चुनाव की नब्ज को समझने के लिए, खासतौर पर महाराष्ट्र को समझने के लिए, झारखंड को समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, देश की सियासी नब्ज को समझने वाले श्री अशोक वानखेड़े सर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका। और बड़े व्यस्ततम समय में से आज सर ने हमको समय दिया है, लेकिन हम सवाल पूछेंगे सर से क्योंकि समझना बेहद जरूरी है। सर, महाराष्ट्र चलता हूं सीधे सीधे। खबर निकल करके आ रही है कि एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ सीटों को लेकर रस्साकशी इतनी ज्यादा हो गई है कि महायुति में झगड़ा बढ़ गया है। देखिए, एकनाथ शिंदे को बात ये समझ में आ गई है कि भाजपा यदि फिर से सत्ता में लौटती है, यही एनडीए गठबंधन, तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे। फिर इस बार उन्हें उप मुख्यमंत्री पद या फिर दूसरे उस पर सेटिस्फेक्शन होगा और वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे एकदम पहले मुख्यमंत्री जरूरी नहीं क्या, उस टाइम पे वो एकनाथ शिंदे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाते तो वो तैयार थे। लेकिन तब सारा खेल हुआ देवेंद्र फडणवीस के साथ। उनको जितना अपमानित किया गया, उनको बोला गया कि भाई अभी जरा मामला लीगल है तो आप बाहर से समर्थन करेंगे, हम एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने दीजिए, हम बाहर से समर्थन करेंगे, सरकार टिकाएंगे। और जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो घर गए तो टेलीविजन से उनको पता पड़ गया कि वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए। यह हालत थी। तो फिर वो बेचारे मन मार के बैठ गए, तो वो उस खेल में एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद लोकसभा चुनाव आए। देखिए, लोकसभा चुनाव में एक नाथ शिंदे ने के को पार्टी को 15 सीटें मिली और उन्होंने उसमें से 7 सीटें जीती। अजित पवार को 4 सीटें मिली, उनमें से 1 सीट जीत गई, वो कोकण वाली तटकरे की। और बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, उसमें से मात्र 9 सीट जीत पाई। तो एकनाथ शिंदे को लगा कि जब लोकसभा में मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा है, इसका मतलब मैं एनडीए गठबंधन में मैं सबसे बड़ा प्लेयर हूं। तो मुझे लोकसभा में मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा, मेरे 15 में मैं 7 लाया, आप 23 में 9 लाए और 9 में से भी 2 तो जुगाड़ के हैं, नहीं तो आते नहीं। तो ऐसे में उनके अरमान जागना ठीक है। तो फिर जितनी ज्यादा विधानसभा लड़ेंगे उतने ज्यादा उनके चांसेस है मुख्यमंत्री बनने। इसलिए उन्होंने ये अमित शाह को ये प्रपोजल भी दिया था कि आप यदि मुझे 120 सीटें देंगे, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी का लोकसभा में जो हश्र हुआ है वो बताता है कि लोग बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे। तो ज्यादा सीटें मुझे देंगे तो हमारी सरकार बनने के चांस होते हैं। और यदि मुझे आप एकनाथ शिंदे को यदि मुख्यमंत्री का चेहरा बता देंगे तो ये जो मराठा आरक्षण का जो आंदोलन है उसमें एक समर्थन मिल सकता है, क्योंकि एक मराठा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ब्राह्मण नहीं। क्योंकि बीजेपी सत्ता में आती से ही देवेंद्र फडणवीस का नाम आएगा जो ब्राह्मण है। तो ये बात भी टर्न डाउन की, क्योंकि ये गले उतरने वाली बात नहीं थी। क्योंकि जिसको आपने तोड़ के टेम्पररी बैसाखी बनाई वो परमानेंट हो गया और आपको बैसाखी बनने के लिए बोल रहा है, ये गले नहीं उतरी। तो कुल मिला के सीट का झगड़ा चल रहा है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के कई ऐसे उम्मीदवार है जहां बीजेपी ने अपना उम्मीदवार अनाउंस किया और वहां एकनाथ शिंदे के लोग बागी हो गए। जहां एकनाथ शिंदे ने उम्मीदवार खड़ा किया वहां उसके बागी हो गए, अजित पवार के लोग बागी हो गए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूँ। कई मतलब सैकड़ों क्या, जितनी भी सीटें हो गई उसमें से 40% सीटों पे ये आपको दिखेगा कि नीचे बगावत हो रही है। मैं बार बार कहता हूं कि गठबंधन तब सक्सेस होता है जब मात्र नेताओं का गठबंधन या विधायकों का गठबंधन काम नहीं करता। यदि चुनाव में जाना है गठबंधन को, नीचे कार्यकर्ताओं का गठबंधन जब तक नहीं होता तब तक आपको नतीजे नहीं मिलते। यदि आपके खिलाफ आपके महायुति यदि नाम से आप चुनाव लड़ रहे हैं या एनडीए गठबंधन के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, आपने उम्मीदवार दिया और आप ही का गठबंधन का साथी, उसके लोग रास्ते पे खड़े हो गए हैं उस उम्मीदवार के, तो फिर वोट ट्रांसफर मुश्किल है। जहाँ वोट ट्रांसफर मुश्किल है वह हार तय है। क्योंकि जब तक आप तीनों का वोट ट्रांसफर नहीं होता तब तक आप उन तीनों से लड़ नहीं सकते जिनका वोट लोकसभा में भी ट्रांसफर हुआ है। और बाय एंड लार्ज मतलब शरद पवार ने अपनी पूरी लिस्ट अनाउंस की, कोई विवाद नहीं। आज उद्धव ठाकरे ने अपनी लिस्ट अनाउंस की, एक या 2 जगह छोड़ के कोई विवाद नहीं।
कांग्रेस ने जो सीट अनाउंस की उसमें कोई विवाद नहीं, किसी ने नहीं कहा कि कांग्रेस ने गलत दिया। लेकिन अभी मुनगंटीवार एक बड़े नेता है, भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, महाराष्ट्र के बड़े कद के उम्मीदवार है। वो चंद्रपुर से आज दिल्ली आए क्योंकि उनके यहाँ जो उम्मीदवार घोषित किया है बीजेपी का, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही उनको कहा कि हम काम नहीं करेंगे इसका, ये बाहर का आदमी कैसा उम्मीदवार दिया, फिर हम इतने 25 साल से हम क्या कर रहे हैं, दरी उठाएंगे क्या? तो वो कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी वो बताने के लिए दिल्ली पहुंचे। तो ये जब होता है सामने, तो वहां पर फिर गड़बड़ होती है। दूसरी जगह पे आज बड़ा क्लियर कट हो गया है महायुति मतलब इंडिया गठबंधन में कि वो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट कहीं नहीं होगी। ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट वाला कंसेप्ट नहीं होगा। जहां भी होगा उम्मीदवार एक ही होगा महायुति का, और वो बिल्कुल इंडिया का उम्मीदवार एक होगा और एनडीए गठबंधन से लड़ेगा, और बाकी लोग सब साथ देंगे एक दूसरे। कुछ सीटें है आगे पीछे करने की, वहां पे कुछ इसका उम्मीद मतलब इस पार्टी का नेता उस सिंबल पे लड़ेगा, ये भी एडजस्टमेंट कुछ जगह पे हो सकती है। सर वही बात, जैसे अमित शाह कह रहे हैं कि बागी ना खड़े होने पाए, इस बात की भी दो टूक बात कह रहे हैं। और दूसरा सर मैं एक सवाल आपसे समझना चाह रहा हूं सर बागी, थोड़ा। वहां पे मैं आपको बागियों के नाम बता दूं, बागी तो वही हो रहे, बीजेपी में ही बागी निकल रहे हैं। क्या अमित शाह हिमाचल में बागियों को रोक पाए? आज महाराष्ट्र में कई बागी है बीजेपी के, और बागी रोक कैसे पाएंगे जब तक आप अपने पार्टी पे कंट्रोल होना चाहिए। यहां अजित पवार के और एकनाथ शिंदे के सारे विधायक इस बात से डरे हैं कि हमको लोग गद्दार की नजर से देखते हैं, हमको डबल ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी है, हमें उद्धव ठाकरे के सामने लड़ना है। अजित पवार मतलब अजित पवार के लोग तो इतने डरे हुए हैं क्योंकि शरद पवार ने 1-to-1 मार्किंग किया, इवन अजित पवार को ही घेर लिया उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अजित पवार भतीजे थे शरद पवार के जिन्होंने डिच किया, उन्होंने अजित पवार के सामने अजित पवार के सगे छोटे भाई के बेटे को उतारा है, फिर चाचा भतीजा सामने, चाचा भतीजा योगेंद्र पवार को। सर बीजेपी के एक बहुत हेवी वेट पॉलिटिशियन है नाइक, गणेश नाइक, वो शिवसेना का प्रोडक्ट है। अच्छा। न्यू बॉम्बे में यानी नई मुंबई में राज करते हैं। नई मुंबई के सारे इलेक्शन उन्हीं के पास होते हैं। अच्छा। वो शिवसेना से शरद पवार के पास चले गए और शरद पवार से हट के फिर वो बीजेपी में चले गए, ईडी सीबीआई इन सब के प्रचन से छूटने के लिए प्रोसेस। अब उनको बीजेपी ने टिकट दी। वो चाहते थे अपने बेटे संदीप नाइक के लिए टिकट, बेलापुर से। बीजेपी ने, हाँ, पास वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से। वो एरोली से लड़ रहे हैं और बेलापुर न्यू मुंबई में है, वहां से वो अपने बेटे को चाहते थे। अब बीजेपी ने कहा कि बेटे को तो नहीं देंगे, बीजेपी ने वहां एक अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, मंदा मात्रे। जैसे ही कर दिया, गणेश नाइक ने शरद पवार से बात की और शरद पवार ने संदीप को अपने पार्टी से टिकट दिया। अब मुझे बताइए, गणेश नाइक के भरोसे आप न्यू मुंबई में चुनाव लड़ते हैं, वो अपने बेटे को जितवाएगा कि बीजेपी को जितवाएगा? जाहिर सी बात है सर। ऐसे कई जगह है। अजित पवार का मुंबई का अध्यक्ष समीर भुजबल, उसने इस्तीफा दे दिया, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है क्योंकि छगन भुजबल के बेटे पंकज को तो इन्होंने एमएलसी बना के एडजस्ट किया। जो भतीजा एक जमाने में सांसद था समीर, वो क्या करेगा? उसको टिकट नहीं दिया, उसने कहा मैं मनमार से लड़ रहा हूं इंडिपेंडेंट। अच्छा सर, मैं तो ये जो लोग हैं जी, दूसरे शरद पवार ने 1-to-1 मार्किंग की। मैंने कहा शरद पवार ने 3 बीजेपी के नेताओं को लिया है, अपने पार्टी में टिकट दिया है। एक संदीप नाइक जिसका मैंने बात किया, एक हर्षवर्धन पाटिल, एक हेवी वेट था जो अपने बलबूते पे चुनाव जीतेगा, उसको इंदापुर से टिकट दिया, चलो तुम जीतो। उसको भी लगा कि यदि मैं शरद के साथ जाता हूं तो निकलता हूं 100%। और एक समर घाड़गे था कोल्हापुर में, कागल,
वो बीजेपी का उम्मीदवार, वो बीजेपी से इतने दिन तक उसने मेहनत की उस कॉन्स्टिट्यूंसी और जीतने वाला उम्मीदवार था। लेकिन जब अजित पवार बीजेपी के साथ आ गए तो अजित पवार का बहुत ही अच्छा विश्वासु आदमी हसन मुश्रीफ, जो कैबिनेट में मंत्री भी है, वो वहां के एमएलए है, तो भाई उसका तो टिकट अजित पवार काटेंगे नहीं। तब अजित पवार को टिकट जाएगा तो बीजेपी का आदमी क्या करेगा? शरद पवार ने हाथ रख दिया, बोला मेरी पार्टी से लड़, वो लड़ेगा, वो जीतेगा वहां से। ये ऐसे कई जगह पे शरद पवार के पास वहां आदमी नहीं था, क्योंकि शरद पवार पूरी तरह से डिपेंड थे हसन मुश्रीफ पे। हसन मुश्रीफ दगा दे गए 11th ओवर पे, अजीत के पास चले गए, तो उन्हें बीजेपी का आदमी लाया, तो वहां शरद का विरोध करने वाला भी कोई नहीं, ये कहने वाला नहीं, बोले ठीक है साहब, इसको तो अपने को सबक जाना है, गाड़के के साथ हो जाएंगे सब। ऐसे जितने करीब करीब 200 के आसपास सीटें अनाउंस हुई है, 200 सीटों पे अपनी बात कर सकते, ये हालत है। सर ऐसा नहीं लग रहा महाराष्ट्र में एक अजीब तरह की खिचड़ी जैसी स्थिति बन गई है? मतलब बहुत ही बुरी। 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस, 1 कांग्रेस, जिसमें बीजेपी के कई लोग घुसे हुए हैं, स्लीपर सेल। आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार उससे डरे नहीं है, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस से। उन्हें चिंता सता रही कांग्रेस की, कि कांग्रेस सीटों पे कितने लोगों को उतारते हैं। और कांग्रेस वाली सीटें, मतलब मेरे पास जो खबर है कि वो जो बावनकुळे जो है बीजेपी के अध्यक्ष, वो कामठी से चुनाव लड़ रहे हैं नागपुर के पास। उनके खिलाफ कांग्रेस जानबूझ के एक वीक कैंडिडेट दे रहा है ताकि वो जीत जाए। ओहो, जबकि वहां दमदार ऐसे उम्मीदवार है कांग्रेस के पास जो उसको हरा सकते हैं, लेकिन लोकल नेताओं का स्वार्थ, तू मुझे बचा मैं तुझे बचाऊंगा। मतलब सर जैसा हरियाणा में देखने को मिला। बिल्कुल ऐसे ही हाल अमरावती में हुआ है। शिवसेना में भी पता नहीं कौन बीजेपी का एक मोल घुसा हुआ है। राणा दंपति जो है, उसके खिलाफ शिवसेना ने ऐसा उम्मीदवार दिया जिसका डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। जबकि शिवसेना के पास वहां दमदार उम्मीदवार है जीतने वाला। आपने बिल्कुल सही बात कही सर, कि गठबंधन ऊपर होता है, नीचे नहीं हो पाता है। हाँ, तो आपने यदि शिवसेना ने यदि गलत उम्मीदवार दिया तो शिवसेना के लोग ही वहां काम नहीं करेंगे। कांग्रेस को भी लगेगा कि यार शिवसेना ने सीट बेच दी बीजेपी का, फिर वो भी हतोत्साहित होते हैं, वो पास वाले कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने लगते हैं। बिल्कुल सर, महाराष्ट्र में बड़ी अजीब और अजब स्थिति देखने को मिल रही। मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी इतना लंबा अनुभव आपका है देश की राजनीति में समझने का, परखने का। आप भी पहली बार ऐसा इतना अजीबोगरीब चुनाव देख रहे होंगे जहां मैं बहुत ही अजीब, मतलब मुझे पूछना पड़ता है किसी को, उसने कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो मुझे पूछना पड़ता है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप इतने सालों से लोगों को जानते हो और फिर पूछते हो किस पार्टी से। सही बात है, सही बात है, सही बात। क्योंकि मैं पता नहीं कल ये किस पार्टी में था रात को डिनर के समय, और सुबह किस पार्टी को जाएगा। डिनर और ब्रेकफास्ट में पूरा खेल हुआ जा रहा है। खेल हो रहा है, तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि वर्तमान में कहा है तो ये बता। मैं पूछूंगा नहीं कल कहां जाएगा, और ये नहीं पूछ रहा हूं कल कहां था। अभी वर्तमान में जब मेरे से बात कर रहा तो किस पार्टी से लड़ रहा है ये बता। तो हंसते हैं लोग, बोले हाँ स्थिति तो यही भाऊ बहुत बुरी है, क्या करे। आप भी सही सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल सर, अभी गंगा जमुना में बहुत पानी बहना बाकी है, चुनाव आने में भी अभी वक्त है, देखिए उसके 5 पहले। तारीख को विड्रॉल फॉर्म की आखिरी डेट है। हाँ। उसके बाद फाइनल सूची जब होगी, उसके बाद मुझे कम से कम 4 दिन लगेंगे सीट वाइज आकलन करने में, और फिर मैं आंकड़ा बिल्कुल। देने की स्थिति में रहूंगा कि ये इतनी सीटें आगे हो सकती है, इतनी सीटें पीछे हो सकती अभी तो सर आप भी खिचड़ी में से दाल और चावल दाने अलग करने की स्थिति में हैं। है। नहीं, मैं तो अभी ये खिचड़ी देख ही रहा हूं। मुझे ये भी नहीं समझ में आ रही कि अरहर की दाल की है कि मूंग की दाल की खिचड़ी है, ये छिलके वाला मूंग है कि ये मूंग मोगर है। वही इस पर भी मुझे अभी, मैं चश्मा साफ करके 3 बार देखता हूँ, ये तो हरा हरा दिख रहा था। बिल्कुल सर, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में। जिस तरह आपने कहा कि ऊपर तो गठबंधन होता है, नीचे का कुछ समझ में नहीं आता, और जो सियासी खिचड़ी बन रही है इसको अभी समझने में, अलग थलग करने में वक्त लगेगा। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति लेकिन बड़ी रोचक है, जैसा कि
अशोक सर ने बिल्कुल बताया कि क्या चल रहा है, और सर ने यह भी कह दिया कि वो 200 सीटों का पूरा एनालिसिस दे सकते हैं कि कहां कौन किसके खिलाफ और कहां कहां टकराव की स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। नमस्कार।